नमस्कार, मैं आलोक तिवारी एग्जाम मिनिस्ट्री से। आज का महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है आधुनिक इतिहास का एक विषय है जिसमें हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने समय समय पर अधिनियम पारित किए। तो इसी संदर्भ में हमारी आज बातचीत होगी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भारत में जो सबसे पहले कंपनी आई, यूरोपीय कंपनी, वो पोर्टुगीज़ थे। 1498 में वो कालीकट आए। कालीकट केरल में पड़ता है। फिर दूसरी कंपनी जो भारत में आई वो डच थी। 1602 में भारत में आए। इंग्लिश कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी थी वो 1608 में भारत आई। अब आप यहाँ से और यहाँ का सफ़र देखेंगे तो लगभग 100 वर्षों तक पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर राज किया। भारतीय व्यापार में सबसे बड़ा जो फायदा उठाया वो किसने उठाया? पोर्टुगीज ने उठाया। इन 100 वर्षों तक भारत में केवल एक ही यूरोपीय कंपनी थी और वो थे पोर्टुगीज। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो भारत के व्यापारिक मुनाफों की प्रवृत्तियों का टकराव इन कंपनियों के बीच में भी होता है। और क्या होता है कि एक बैटल ऑफ स्वाली होता है, स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली एक स्थान है सूरत में 1612 में। और ये युद्ध होता है किसके बीच में? ये युद्ध होता है पोर्टुगीज वर्सेस किसके बीच में होता है? इंग्लिश के बीच में होता है। और यहाँ पर पोर्टुगीज की हार हो जाती है। पोर्टुगीज की हार हो जाती है। और हार होने के बाद, पुर्तगालियों की हार होने के बाद वो अपना पलायन ब्राज़ील की ओर कर लेते हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे उसमें कारण एक ये है कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स की शादी पोर्टुगीज़ के राजा की बेटी कैथरीन से हो जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से पोर्टुगीज चले जाते हैं ब्राज़ील की ओर। इसके बाद फ्रेंच भी आते हैं 1664 सी में। और होता है क्या? उसके बाद 1757 में क्या है? प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है तो वो होता है इंग्लिश और वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो इंग्लिश वर्सेस सिराज के बीच में होता है। और हम देखेंगे कि उसके बाद बैटल ऑफ बेदारा एक युद्ध होता है। ये किसके बीच में होता है? ये होता है इंग्लिश और वर्सेस डच के बीच में होता है। और डच भी हार जाते हैं। और डच हारने के बाद अपना पलायन इंडोनेशिया की तरफ कर लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद बैटल ऑफ बांडीवास होता है। फ्रांस और अंग्रेज इनके बीच में कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं जिनको क्रमशः इतिहास में एंग्लो फ्रेंच वार इन कर्नाटक कहा गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और फिर हम यहाँ देखेंगे कि एकमात्र यूरोपीय शक्ति जो भारत में रह गई है वो है इंग्लिश। इसी दौरान बीच में एक डेनिश कंपनी भी आती है। डेनिश निवासी हैं डेनमार्क के, वो भी एक कंपनी भारत में आती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी गतिविधियां यहाँ व्यापारिक के बजाय मिशनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को अंग्रेज़ों को बेचकर वापस चले गए। तो हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्री। तो जब भी हम फैक्ट्री का इस्तेमाल, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग करेंगे तो इस फैक्ट्री का मतलब है उत्पादन सेंटर नहीं। जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डचों की फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का मतलब उत्पादन सेंटर नहीं। फैक्ट्री का मतलब है ऐसे स्थान जहां पर परचेज्ड गुड्स को रखा जाता है। अंग्रेज जहां खरीदी हुई वस्तुओं को स्टोर करते हैं उस स्थान को बोलते हैं क्या? फैक्ट्री। तो आज की तरह फैक्ट्री उत्पादन केंद्र नहीं थे। अब हम देखते हैं कि इनके आने का क्रम क्या था। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। और जाने का क्रम क्रमशः सबसे पहले ब्रिटिश गए, डेनिश तो बीच में ही छोड़कर चले गए। तो ब्रिटिश गए, फिर फ्रेंच गए हैं 1954 में, और फिर पोर्टुगीज गए हैं 1961 में।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वास्को डी गामा भारत से कुछ वस्तुओं को लेकर पुर्तगाल गया तो उसने 64 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। ये एनसीईआरटी लिखती है, 64 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। व्यापारिक मुनाफे की प्रवृत्तियों के कारण ही भारत में इन यूरोपीय कंपनियों के बीच में संघर्ष हुआ और उसका परिणाम ये रहा, इनके संघर्ष का परिणाम ये रहा कि भारत में विजेता बने अंग्रेज। तो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्लासी के युद्ध से उसने दीवानी अधिकार बंगाल के लिए, और हम देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के साथ ही कंपनी भारत में राज्य बन गई। राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम ब्रिटिश इंडिया के संदर्भ में देखें, हम ब्रिटिश इंडिया की बात इसलिए कर रहे हैं कि भारत कैसे मिलकर के बना था। एक तो ब्रिटिश भारत था और दूसरा नेटिव स्टेट्स थे, देसी रियासतें थीं। देसी रियासतों की एक बड़ी संख्या थी। आज़ादी के समय ये संख्या 565 के आसपास थी। अगर हम नेटिव स्टेट्स देखें तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नेटिव प्रोविंसेस अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतों की संख्या 11 थी, जिसमें 2 नए प्रांत बनाए गए थे। पहला प्रांत था सिंधु, जो बॉम्बे से अलग किया गया था, और दूसरा प्रांत था उड़ीसा, जो अलग किया गया था बंगाल से, बिहार से। अब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया अगर हम देखेंगे ब्रिटिश भारत में, तो इसमें फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल अगर हम देखें, EIC रूल, तो ये स्टार्ट हुआ है 1757 से लेकर के और 1857 तक। ये 100 वर्षों का शासन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। 100 साल एक कंपनी ने भारत पर शासन किया। आप सोचिए कंपनी का उद्देश्य क्या होता है। कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक हितों की पूर्ति करना होता है, और एक कंपनी भारत में शासक बनी हुई है। फिर 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। 1857 की क्रांति, और इस क्रांति के बाद शासन सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पूर्णतः निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाती है। तो अगर हम यहाँ क्राउन रूल देखेंगे तो क्राउन रूल कब से स्टार्ट हुआ है? क्राउन रूल ये स्टार्ट हुआ है 1858 से लेकर के 1947, लगभग 100 वर्ष यहाँ, लगभग 90 वर्ष यहाँ, 190 वर्षों तक भारत गुलाम रहा। किसका गुलाम रहा? ब्रिटिश का गुलाम रहा। आप कहेंगे इसके पहले मुगल आए, उसके पहले सुल्तान आए, तब भारत गुलाम नहीं था। सुल्तान और मुगल आए, और वे आए और यहीं के होके रह गए। उन्होंने अंग्रेजों की तरह नहीं किया। अंग्रेजों ने तो भारत में एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें भारत की जितनी अच्छी चीजें हैं उनको गंगा नदी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, सोख लिया जाता था, और टेम्स नदी में जाके निचोड़ दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने इस तरह की प्रणाली भारत में अपनाई हुई थी। इस दौरान अगर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1757 टू 1857, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कुछ अधिनियम पारित किए। तो वे अधिनियम क्या हैं? पहला, वे अधिनियम क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773। पहला एक्ट जो उन्होंने पारित किया वो रेगुलेटिंग एक्ट था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार भी किए गए समय समय के साथ।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सुधार किए गए वो पहली बार सुधार किया गया कब? 1781 में। अभी हम बताएंगे कि वे सुधार क्या थे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में दूसरी बार अमेंडमेंट किया गया 1784 में, और तीसरा अमेंडमेंट किया गया 1786 में। इस 1781 में जो संशोधन किया गया, इस एक्ट को बंगाल जुडिशरी एक्ट भी कहते हैं। ये एक्ट जब पारित किया गया तो मिस्टर पिट्स प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। और इसका नाम सामान्य तौर पर क्या है? एक्ट ऑफ 1786 ही कहा जाता है, राइट। इसके बाद समय 20-20 वर्षों के अंतराल पर कुछ चार्टर एक्ट आए, क्योंकि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार 20-20 वर्षों के लिए ही किया जाता था, तो कुछ चार्टर एक्ट आए। वो चार्टर एक्ट क्या है? अगर हम चार्टर एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट, तो ये चार्टर एक्ट आते हैं कब कब? 1773 के बाद जो चार्टर एक्ट आया वो 20 सालों के बाद आया, माने हम कहेंगे चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। फिर चार्टर एक्ट आया 20 वर्षों के बाद 1813। फिर आया है चार्टर एक्ट 1833, और लास्ट चार्टर एक्ट आया है कब? 1853, क्योंकि इसके बाद तो रिवोल्ट हो गई। और 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार के देने की बात भी शामिल नहीं थी। तो फिर उसके बाद आ जाता है, रिवोल्ट होती है, शासन सत्ता बदल जाती है, कंपनी के हाथों से शासन निकलकर क्राउन के पास चला जाता है। और इस दौरान अगर हम देखेंगे तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है, एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम। इस समय देखने की बात यह होगी कि भारत शासन अधिनियम पारित हुए या भारत परिषद अधिनियम पारित हुए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुए या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं कहेंगे और इंडियन काउंसिल एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं कहेंगे, राइट। उसके बाद पारित हुए इंडियन काउंसिल एक्ट, और जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुए वो 3 हैं। पहला इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ 1892 में। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ 1909 में। पहला पारित हुआ 1861 में, दूसरा 1892 में, और तीसरा 1909 में। इस इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद फिर आ जाते हैं क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाते हैं, जो पारित हुए हैं 1909 में, 1919 में और 1935 में। और लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, और ये कब पारित हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये पारित हुआ 1947, और विभाजन के साथ भारत आज़ाद हो जाता है। विभाजन के साथ भारत की आज़ादी सुनिश्चित हो जाती है। तो ये टॉपिक हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमारा ये होगा, और पार्ट सेकेंड में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो पहला हम कवर दे रहे हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से एक्ट पारित हुए, जिसमें शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग
एक्ट 1773। तो सबसे पहला एक्ट हम रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला सिग्निफिकेंस ये है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अगर आप मुझसे कहें कि इसके महत्व के बारे में बताइए, तो महत्व के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। वो पहला पॉइंट है, फर्स्ट, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। आप मुझसे कहें कि ये बात कैसे हुई, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे पड़ी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को, पहले अगर हम देखेंगे तो गवर्नर ये भारत है और ये भारत है, तो 3 गवर्नर हुआ करते थे। ये गवर्नर था बंगाल का गवर्नर, एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास इसका गवर्नर, और एक प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे इसका गवर्नर, राइट। और ये तीनों गवर्नर किसको रिपोर्ट करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज द टॉप मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, हुज ऑफिस सिचुएटेड इन लंदन, जिसका ऑफिस लंदन में था। तो ये तीनों रिपोर्ट किसको किया करते थे? सीओडी को। ये और ये तीनों की रिपोर्टिंग थी सीओडी की, राइट। लेकिन इसके माध्यम से क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ कॉल्ड, माने प्रमोशन हो गया बंगाल के गवर्नर का। तो गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर है, उसको बंगाल का गवर्नर जो है वो क्या होगा? बराबर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पास काम बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? क्योंकि मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जनरल के अधीन कर दिया गया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, and the governor of Madras and Bombay presidency are under the control of governor general of Bengal, right? इसी में देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद के लिए, की सहायता के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे, राइट। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मदद करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, जिसमें 4 सदस्य होंगे। और हम देखेंगे कि ये कार्यकारी परिषद की सलाह गवर्नर जनरल पर बाउंड है, ये एडवाइजरी नहीं है, ये बाउंड है, गवर्नर जनरल बाउंड है। इसीलिए गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के बीच में मतभेद हुए, और कार्यकारी परिषद के सदस्यों और गवर्नर जनरल के बीच मतभेद यहाँ तक बढ़े कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनना था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनना था, तो उसने शर्त रखी इस बात की कि हमें वीटो पावर चाहिए, या फिर कार्यकारी परिषद की सलाह बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो एक्ट आया 1786 में, जो एक्ट आया, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सलाह गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी नहीं होगी, राइट।
तो एक तो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, सेकंड पॉइंट, कंपनी के भ्रष्टाचार पर रोक लगी। कंपनी के भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया गया। भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया गया। कैसे कंपनी के भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया गया? कर कौन रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कार्यों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाह रही है। करप्शन दुनिया की समस्या है। कुछ देशों ने इस पर जीत हासिल कर ली है, कुछ देश अभी भी भ्रष्टाचार की गर्त में डूबे हुए हैं। तो कैसे कंपनी के भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया? फर्स्ट पॉइंट, कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार में भाग नहीं लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि वो निजी व्यापार में भाग नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट, भारतीय राजाओं ऑब्लिक भारतीय से क्या नहीं लेंगे? रिश्वत नहीं लेंगे, है ना? और क्या नहीं लेंगे? उपहार नहीं लेंगे, गिफ्ट नहीं लेंगे। राइट? तो क्या हुआ? कंपनी के भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया गया। तीसरा पॉइंट, कंपनी के कार्यों को राजनैतिक मान्यता मिली। कैसे राजनीतिक मान्यता मिली? कंपनीज फंक्शंस इन इंडिया वर पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड। कैसे राजनीतिक मान्यता मिली? अगर आप देखें तो राजनीतिक मान्यता कंपनी के कार्यों को भारत में राजनीतिक मान्यता मिली। राजनीतिक मान्यता मिली। कैसे मिली? वो राजनीतिक मान्यता ऐसे मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब सीओडी, उसकी टॉप मैनेजमेंट बॉडी, भारत में अपने सिविल मतलब नागरिक, अपने नागरिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने मिलिट्री, सैन्य, और अपने रेवेन्यू, राजस्व, इन मामलों की रिपोर्ट किसको करनी होगी? सरकार को करनी होगी। हेलो, कंपनी के सिविल और मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स जो इंडिया में हैं, उनकी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किसको देनी होगी? ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। चौथा पॉइंट अगर हम देखेंगे, चौथा पॉइंट, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। राइट? तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उसमें एक चीफ जस्टिस थी, एलिजा एम्फे पहली चीफ जस्टिस बनी, और 3 अन्य सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाने के कारण क्या हुआ कि कंपनी जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, उसकी कार्यकारी परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्षेत्राधिकार से संबंधित मतभेद पैदा हुए, क्योंकि क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो जो क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद था उसको दूर किया गया 1781 में, जिसको कहा गया बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781। तो इसका महत्व है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप देखिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था। प्रावधान तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता और गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो ज्यूरिस्डिक्शन थे, जो क्षेत्राधिकार थे, वो स्पष्ट नहीं थे। तो 1781 के एक्ट के माध्यम से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट और
गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के बीच में क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया गया, उनके ज्यूरिस्डिक्शन को स्पष्ट किया गया। कंपनी के कर्मचारी कंपनी की कार्रवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी कार्यकारी परिषद के प्रति। तो ये एक छोटा सा एक्ट था। हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय था 1784 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, 1781 के एक्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब महत्वपूर्ण है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिस पर हम चर्चा करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट। सबसे टॉप बॉडी है क्राउन। अगर हम इसकी बात करें तो पहला पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे हैं, सबसे टॉप बॉडी है क्राउन। टेक्निकली, ऑफिशियली तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। 1215 के बाद हम देखेंगे धीरे धीरे उत्तरोत्तर संसद की शक्ति में विकास होता गया और राजा या क्राउन की शक्ति कम होती गई, और राजा की अधिकतर शक्तियों को ब्रिटेन में संसद ने अपने आप में समाहित कर लिया। तो जो क्राउन है ये सुप्रीम बॉडी है। इसके नीचे है क्या? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके नीचे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हम कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हम कहें मिनिस्टर्स या कैबिनेट। इसके नीचे है कौन? याद है आपको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां मैंने छोड़ दिया है कुछ, अभी लिखवाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके नीचे है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके नीचे है गवर्नर, गवर्नर। इसके नीचे हैं ट्रेडर्स, इसके नीचे हैं फैक्टर्स, और इसके नीचे हैं राइटर्स, राइट। इस एक्ट के माध्यम से एक नई बॉडी बनाई गई, इस कॉल्ड, नई बॉडी जो बनाई गई इस कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ जिसमें 6 सदस्य होंगे, और ये सदस्य या तो यहां से लिए जाएंगे या यहां से लिए जाएंगे, राइट। माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कंट्रोल करने के लिए 2 बॉडी हो गई। वो 2 बॉडी कौन कौन सी हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब अपने कॉमर्शियल फंक्शंस उसके किसके द्वारा कंट्रोल होंगे? कॉमर्शियल फंक्शंस। अगर उसको स्पाइसेस खरीदने हैं तो उसके लिए उसको अपनी डिटेल, अपनी बातचीत किससे करनी पड़ेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। व्यापारिक संबंधी गतिविधियों के लिए बातचीत किससे होगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अपने कॉमर्शियल फंक्शन, सीओडी किसको कंट्रोल करेगा? कॉमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। वाणिज्यिक मामलों को कौन कंट्रोल करेगा? वो कंट्रोल करेगा सीओडी। और गवर्नर जनरल अपनी रिपोर्ट देगा, उसके पॉलिटिकल फंक्शन को कौन करेगा कंट्रोल? पॉलिटिकल फंक्शन, उसके राजनीतिक मसलों को कौन कंट्रोल करेगा? बीओसी। यही हम कह रहे हैं कि एक कंपनी के अंतर्गत द्वैत शासन हो गया। जब भी प्रशासन के विषयों का बंटवारा करके शासन किया जाए, कॉल्ड द्वैत शासन, ड्यूल रूल। अब फिर से देखिए आप, गवर्नर जनरल अपने कॉमर्शियल फंक्शंस को
गवर्नर जनरल अपने कॉमर्शियल फंक्शंस की रिपोर्ट किसको करेगा? सीओडी को। और अपने पॉलिटिकल फंक्शंस की रिपोर्ट किसको करेगा? बीओसी को। तो शासन के विषयों का बंटवारा हो गया। तो पहला विषय यही है, क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। आप मुझसे अब ये जानना चाहते होंगे कि गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? ऑफिशियली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज अपॉइंटेड बाय सीओडी, बट टेक्निकली बीओसी एक सीक्रेट कमेटी के माध्यम से गवर्नर जनरल का नाम एक बंद लिफाफे में सीओडी को पकड़ा देगी और सीओडी उस नाम को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर देगा। तो किस तरह से कंपनी की गतिविधियों पर भारत में ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होता चला जा रहा है। अब देखिए, शुरुआत 1773 में हुई और 1784 में क्या हुआ? 1784 में भारत में कंपनी के राजनीतिक मामलों को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। और दूसरी बड़ी बात यहां पर क्या हुई? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यहां पर यह है क्या कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है भारत में, कंपनी के अधीन भारत में क्षेत्र को ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र यानी कि कंपनी ने जो भी अभी तक उपलब्धियां भारत में हासिल की हैं राजनीतिक रूप से क्षेत्र के संदर्भ में, वो क्षेत्र अब भारत में कंपनी का नहीं है। वो क्षेत्र भारत में ब्रिटिश का है, माने वो ब्रिटिश पोजीशंस हैं, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। तो दूसरा पॉइंट है, कंपनी के अधीन भारत में, कंपनी के अधीन भारत में, कंपनी के अधीन भारत में क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। समझिए कितनी बड़ी बात है। हेलो, जो भी कंपनी की उपलब्धियां हैं भारत में, अब वो सब किसके पास हैं? वो हैं ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि हैदर अली किसके खिलाफ लड़ा था? हैदर अली कंपनी से लड़ा था। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद हम देखेंगे जो थर्ड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुए, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 में, और तब टीपू सुल्तान किसके खिलाफ लड़ा था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा था। तो जहां हैदर अली भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा, वहीं टीपू सुल्तान भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जो भी कंपनी ने क्षेत्र एक्वायर किया था, अब वो ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र हो गया। क्या यहां तक बात आपके समझ में आ गई? राइट, बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट और है, क्या? तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद की संख्या। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद की संख्या को घटाकर 4 से कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग के समय गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बीच में काफी विवाद थे, तो ये घटाकर कितना कर दिया गया?
3 घट कर दिया गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अगर हम बात करें तो क्या है, 1786 का एक्ट क्या है, इस एक्ट के प्रावधान क्या हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजने की तैयारी है ब्रिटिश सरकार की, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद धारण करने से पहले ब्रिटिश के सामने 2 मांगे रख दी, और वो 2 मांगे ये थी। पहला, जो कमांडर इन चीफ है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो एक ही पोस्ट होनी चाहिए, माने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वही होगा जो कमांडर इन चीफ होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का। कमांडर इन चीफ आज की तारीख में कौन है भारत का? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है भारत में आज, राइट। तो ऐसा कॉर्नवालिस ने मांग करी क्यों? कॉर्नवालिस ने मांग इसलिए ऐसे करी कि मान लीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो सिविलियन ऑफिसर हैं, अगर वो कोई आदेश देता है और कमांडर इन चीफ सेना को कोई आदेश देती है, तो सेना किसके आदेश को मानेगी? कमांडर इन चीफ को। ये बात और है कि गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ को टर्मिनेट करे, सस्पेंड करे, इस प्रक्रिया में कुछ दिनों का वक्त लग जाएगा। तो सुविधा क्या रहेगी? सुविधा ये रहेगी कि कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक ही पोस्ट हो, ताकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट पावरफुल हो जाए। तो पहला पॉइंट यहां पर यही था, क्या? पहला विषय कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इसके पास पहली पावर क्या आ गई? फर्स्ट पावर। वो पहली पावर आई क्या? कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और दूसरा कमांडर इन चीफ दोनों एक ही पोस्ट होगी। और दूसरा विषय क्या आ गया? दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये गवर्नर जनरल है और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। सॉरी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके सदस्यों की संख्या अब 3 हो गई। इसकी इस पर सलाह बाध्यकारी नहीं है, माने कार्यकारी परिषद की सलाह गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी नहीं है। तो कैसी है? एडवाइजरी है, बाउंड नहीं है। अब इस वक्त को अगर हम देखें, यहां पर आपसे कहें तो 1773 से लेकर के और 1784 तक गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की गवर्नर जनरल को सलाह बाध्यकारी है, बाउंड है गवर्नर जनरल। लेकिन 1784 से लेकर के टिल 1947-50 तक अगर हम देखेंगे तो ये सलाह कैसी है? वो सलाह है एडवाइजरी। और 1950 के बाद आज अगर हम देखें टिल नाउ, आज तो ये सलाह कैसी है? आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल या हम कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह प्रेसिडेंट को कैसी है? बाध्यकारी है, राइट। आज मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर क्या है? बाध्यकारी है। तो ये 3 फेज रहे हैं। तो क्या आपको 1786 का एक्ट भी समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं 1793 के एक्ट की। तो 1793 के एक्ट की बात अगर हम करें तो इस संदर्भ में 1793 का चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, केवल 1-2 पॉइंट हैं। सबसे पहले होम चार्जेस की शुरुआत हुई, गृह प्रवार की शुरुआत हुई, पहला विषय। दूसरा सब विषय मुख्य रूप से ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया।
एक विषय ये था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का भुगतान भारतीय राजस्व से होगा, ये तीसरा विषय था। हेलो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का, जो उसके मेंबर्स हैं, जिसका ऑफिस लंदन में है, जिसमें 6 सदस्य हैं, अगर वो चाय भी पिएंगे तो वो भारतीय राजस्व से जा रहा होगा। किसी किसान के श्रम का वो शोषण हो रहा होगा। हेलो, सुनिए मुझे, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य एक चाय भी पी रहे होंगे तो वो किसी भारतीय किसान के श्रम का शोषण हो रहा होगा। तो इसलिए 1793 के एक्ट के विषय में हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। तो चार्टर एक्ट 1813 की बात हम करें, इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, इसके पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास। पहला पॉइंट, यहां जैसे हमने अभी कहा होम चार्जेस की शुरुआत हुई, ये पहला पॉइंट है हमारे पास। दूसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी खर्चे होंगे, इनका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन इंडियन रेवेन्यू, भारतीय राजस्व पर उसका भार होगा। और तीसरा, ट्रेड मोनोपोली कंपनी की फर्दर 20 सालों के लिए इंक्रीज कर दी गई। इसके अतिरिक्त कोई और पॉइंट नहीं है। चार्टर एक्ट 1813 क्या है, पहला पॉइंट। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया। और सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जहां, वो देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई, 1750 में हुई, राइट। दूसरा विषय, हमें फ्रांस के संदर्भ को भी देखना पड़ेगा। वहां नेपोलियन का इमरजेंस हो गया, नेपोलियन का उदय हो गया 1800 के आसपास। नेपोलियन वहां का राष्ट्रपति बन गया। और किस तरह से नेपोलियन ने यूरोप के बाजार को इंग्लैंड के बाजार से अलग कर दिया, राइट। अब इंग्लैंड में कई कंपनियां हैं, अब वो इंग्लैंड की कंपनियां व्यापार करने कहां जाएं। तो हुआ क्या कि उनके दबाव पर, इंग्लिश पूंजीपतियों के दबाव पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को समाप्त करने की साजिश रची गई, ताकि 100 से ज्यादा ब्रिटिश कंपनियां भारत आकर भारतीयों का शोषण कर सकें। अभी तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो पहला पॉइंट यहां था चार्टर एक्ट 1813। तो विश्व संदर्भ में हमें देखेंगे, फ्रांस में नेपोलियन का उदय के कारण ब्रिटिश बाजार यूरोप में सीमित हुआ, परिणाम स्वरूप। और इंडस्ट्री की दो ही ऑक्सीजन होती है मेरे दोस्त, हेलो लर्नर्स। इंडस्ट्री की दो ऑक्सीजन होती हैं। पहली ऑक्सीजन इंडस्ट्री की क्या होती है, इंडस्ट्री की दो ऑक्सीजन होती हैं। पहला, उनको चाहिए रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। और दूसरा, उनको चाहिए बाजार, मार्केट, डिमांड। अगर रॉ मटेरियल है और डिमांड नहीं है तो इंडस्ट्री की सांसें बंद हो जाएंगी। डिमांड है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो भी इंडस्ट्री की सांसें बंद हो जाएंगी, राइट। तो हम देखेंगे क्या कि पहला, भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ताकि इंग्लैंड से 100 से अधिक कंपनियां भारत आकर भारतीयों के साथ व्यापार कर सकें और उनका शोषण कर सकें। ध्यान देने की बात है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जहां इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, वहीं भारत में उद्योगों का विऔद्योगीकरण हुआ। भारत में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, लघु उद्योग थे, वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे कि कैसे
भारत निर्मित वस्तुओं पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, 200 से 400% की हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। और वहीं ब्रिटिश प्रोडक्ट जब भारत में इंटर करते थे तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2 से 4% थी। तो कैसे सुनियोजित तरीके से भारत में क्या किया गया कि भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित किया गया, और भारत में प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधा टर्सरी सेक्टर आ गया, तृतीयक क्षेत्र आ गया, रेलवे आ गए, टेलीग्राफ लाइन आ गई, डाक विभाग आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आ गया, और भारत में द्वितीयक उद्योग अब्सेंट रहा। एक योजना बना करके भारत में द्वितीय उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया, और जो द्वितीय उद्योग थे उनका विऔद्योगीकरण कर दिया गया। विऔद्योगीकरण करने के लिए सबसे पहले हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किया गया। आधुनिक संचार के साधन उपलब्ध कराए गए, आधुनिक यातायात व्यवस्था के साधन उपलब्ध कराए गए, ताकि दूर दराज इलाकों से भी कच्चा पदार्थ भारत से निकलकर बंदरगाहों तक पहुंचे और उसके माध्यम से इंग्लैंड तक पहुंचे। और इसी वजह से कैसे भारत में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें भारत में जो व्यावसायिक फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अकाल पड़े, और जो भारत में अकाल पड़े ना सर, एक एक बारी में बंगाल की 1/3 आबादी साफ हो गई। एक बार में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। ये बंगाल के अकाल का परिदृश्य है। लोग मर गए, 1 करोड़ लोग से अधिक लोग मर गए भूख से, अनाज न मिलने से। तो इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या है चार्टर एक्ट 1813 का, क्या भारत के साथ हम हिंदी अंग्रेजी मिला करके बता रहे हैं, आप अपने सुझाव भी नीचे दे सकते हैं। क्या है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड विथ इंडिया एंड एक्सेप्ट टी ट्रेड विथ इंडिया एंड ट्रेड विथ चाइना। तो पहला पॉइंट क्या है, ट्रेड मोनोपोली इंडेड, ट्रेड मोनोपोली इंडेड इन इंडिया, भारत में व्यापारिक एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इंग्लैंड की, मैं बार बार ये यहां पर फोकस कर रहा हूं, 100 से अधिक कंपनियां भारत आएंगी और भारत के साथ व्यापार करेंगी। इसमें एक्सेप्ट छोड़कर क्या है, छोड़कर टी ट्रेड विथ इंडिया, टी ट्रेड विथ इंडिया एंड ट्रेड विथ चाइना, इन ट्रेड विथ चाइना। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। क्यों, अभी क्यों छूट दी गई? इसके पहले ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट क्यों नहीं दी गई? ईसाई मिशनरियां भारत में आएंगी, देखो सिद्धांत में बोला कुछ और जाएगा, व्यवहार में वो भारत में क्या करेंगी, व्यवहार में वो मिशनरीज एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी। लेकिन सिद्धांत में क्या मकसद है उनका, कि जो ईसाई मिशनरियां भारत आएंगी, ईसाई मिशनरियां जो भारत आएंगी वो क्या करेंगी, वो करेंगी क्या, भारत में अंग्रेजों के लिए बाजार तैयार करेंगे, आपकी मेंटालिटी को चेंज करेंगे। मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, आप ब्रिटिश प्रोडक्ट, ब्रिटिश सर्विसेज को कैसे अडॉप्ट करेंगे? तो एक सोची समझी रणनीति के तहत मिशनरियों को भारत भेजा गया। और तीसरा पॉइंट, कंपनी भारत में मतलब हुआ भारत में जो अधिग्रहित क्षेत्र है कंपनी का, जिसको अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है,
जिसको ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया कहा जाता है। तो अब क्या होगा वहां पर, वो होगा शिक्षा पर 1,00,000 रुपए, शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात की गई प्रति वर्ष, पर ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करेगी। ये 1,00,000 रुपए जो शिक्षा पर खर्च होगा, इस पर भी लेकर के बड़ा विवाद हुआ। एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी वर्सेस, हम देखेंगे, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी में टकराव हुआ, प्राच्यवादी और आंग्लवादी दृष्टिकोणों में टकराव हुआ। और जब लॉर्ड मैकाले आया, लॉर्ड मैकाले जब आया 1935, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ वर्षों के बाद ये विवाद समाप्त हुआ और ये तय हुआ कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के माध्यम से, शिक्षा के अधोगामी सिद्धांत के माध्यम से ये पैसा खर्च होगा। माने अंग्रेज क्या करेंगे, कुछ लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और उन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नीचे के लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। इस तरह से शिक्षा छन छन कर निचले स्तर तक जाएगी और भारत में शिक्षा का प्रसार होगा। क्या गलत तरीका था। बाद में वुड्स डिस्पैच के माध्यम से बड़े सुधार हुए, जिसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये क्या है, चार्टर एक्ट 1813 के प्रावधान है। अब हम आ जाते हैं चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों पर। चार्टर एक्ट 1833 के प्रोविजन क्या है। चार्टर एक्ट 1833, इसके प्रोविजन क्या है। पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, उसका पदनाम बदल गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नाउ कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया चार्टर एक्ट 1333 में। और इस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में एक नया मेंबर जोड़ा गया, एक नया सदस्य जोड़ा गया, लॉ मेंबर। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में एक नया सदस्य जो जोड़ा गया, कार्यकारी परिषद में नया सदस्य जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया विधि सदस्य, लॉ मेंबर। विधि सदस्य, लॉ मेंबर जोड़ा गया। राइट। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक लॉ सदस्य जोड़ा गया जो बताएगा कि लॉ कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, लॉ कैसे बनता है। पहले ड्राफ्ट किया जाता है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। फिर ड्राफ्ट जब पार्लियामेंट में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। जब बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो एक्ट बोलते हैं। जब गजट ऑफ इंडिया में उस एक्ट का प्रकाशन हो जाता है और रिलेटेड मिनिस्ट्री रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। तो ड्राफ्ट तैयार करना सिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1833 के पहले गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी डिस्चार्ज करती थी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी डिस्चार्ज करती थी। माने कार्यपालिका संबंधी भी कार्य करती थी और विधायिका संबंधी भी कार्य करती थी। न्यायपालिका तो अलग हो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। तो चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारी परिषद में एक चौथा सदस्य, विधि सदस्य जोड़ा गया।
इसके पहले तक कार्यकारी परिषद के जो विधायिका संबंधी कार्य थे और कार्यपालिका संबंधी कार्य थे वो एक ही बॉडी कर रही थी, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद। अब 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 जब गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, जब लॉ बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगी, राइट, माने एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डिस्चार्ज करेगी, ये मैं कह रहा हूं लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्यों को जब डिस्चार्ज करेगी, विधायी कार्यों के लिए, तब उसके सदस्यों की, तब वे चारों सदस्य शामिल होंगे, गवर्नर जनरल भी शामिल होगा। लेकिन जब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद कार्यपालिका संबंधी कार्य करेगी, कार्यपालिका संबंधी कार्य करेगी, तो सदस्यों की संख्या कितनी रही? 3। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कार्यों को अलग अलग करने के संकेत मिल रहे हैं, राइट। तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब विधायी फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगी, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, तो कितने सदस्य शामिल होंगे? 4। लेकिन जब वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन या कार्यपालिका संबंधों को, संबंधी प्रावधानों को प्रारूपित करेगी तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 3। ये सबसे बड़ी बात है, राइट। और एक विधि आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। लॉ कमीशन, लॉ कमीशन, क्यों लॉ कमीशन बनाया गया? लॉ कमीशन को बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि भारत में लॉ का कोडिफिकेशन नहीं था। अगर हम औरंगजेब के टाइम पे देखें तो औरंगजेब ने एक अच्छा काम किया था कि फतवा-ए आलमगीरी को ड्राफ्ट करवाया था। फतवा-ए आलमगीरी एक किताब है जिससे मुसलमानों के जो सिविल मैटर्स हैं और क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको डील किया जाता है। हिंदुओं के सिविल मैटर्स को डील करने की अलग किताबें थीं। इसी तरह से अन्य धर्मों के लोगों को डील करने के लिए किताबें अलग अलग थीं। तो लॉ का कोडिफिकेशन नहीं था, इसलिए फर्स्ट हम देखेंगे लॉ कमीशन बनाया गया। और ये लॉ कमीशन बना 1934 में। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, राइट। और इसी लॉ कमीशन के प्रयासों से क्या हुआ कि 25 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस देश में आईपीसी आया, इंडियन पेनल कोड आया, जिसको 1860 में लागू किया गया। इसी लॉ कमीशन के प्रयासों से 1860 में लागू किया गया इंडियन पेनल कोड, माने लॉ का कोडिफिकेशन हुआ। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी आया, इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड भी आया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत में भारतीय लॉ में अंग्रेजी लॉ को शामिल कर दिया गया, माने भारतीय लॉ को रिप्लेस कर अंग्रेजी लॉ को स्थापित कर दिया गया, कहने का आशय है, राइट। अभी इस समय हम देखेंगे तो कौन सा विधि आयोग कार्य कर रहा है? 23वां विधि आयोग कार्य कर रहा है। ये पहला विधि आयोग था, ये फर्स्ट विधि आयोग था। और इस समय अगर हम देखेंगे तो 23वां विधि आयोग कार्य कर रहा है, जिसका गठन सितंबर 2024 में हुआ। इस समय 23rd लॉ कमीशन विधि आयोग का गठन हुआ है, विधि आयोग का गठन हुआ है। और ये गठन हुआ है सितंबर 1924 में। और इसका कार्यकाल है 1924 से 1927। क्यों गठन किया जाता है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में ये आयोग काम करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया?
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? वो पॉइंट है मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से लेजिस्लेटिव पावर लेकर किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। सुनिए विषय क्या है? विषय हमारा ये है मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर से विधायी शक्तियां छीनकर बंगाल को दे दी गई। जब मैं कह रहा हूं बंगाल को दे दी गई तो इसका मतलब है गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद में समाहित कर दी गई, और ये केंद्रीकरण की पराकाष्ठा है। जब मैं आपसे पूछूं कि भारत में केंद्रीकरण की पराकाष्ठा के लिए कौन सा चार्टर एक्ट है, तो वो चार्टर एक्ट है 1833। और भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत कब से हुई? 1773। जब हम भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत की बात कर रहे हैं या केंद्रीकरण की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं, तो इसका संदर्भ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक विषयों की। राइट? तो यहां पर ये पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट तीसरा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके पहले भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी के पास, जो कि अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो तीसरा पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी completely ended in 1933। अरे 1833। राइट? अब अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड, 4 ऑप्शन आते हैं, 1813, बी 1833, सी 1853, डी 18 समथिंग 1858। तो क्या करेक्ट आंसर होगा बताएं? ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ये सवाल आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, कब किया गया? तो करेक्ट आंसर है 1813। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो करेक्ट आंसर है 1833। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं क्या? चार्टर एक्ट 1853, और ये लास्ट हमारा पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1858। राइट?
अच्छा, मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या है, तो कहीं आप 4 तो नहीं कह देंगे? अभी भी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 ही है। चौथा सदस्य तब जुड़ेगा जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने विधायी कार्यों को कर रही होगी, तब चौथा सदस्य जुड़ेगा। नाउ चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। एक डायग्राम कुछ वक्त पहले बनवाया था। सबसे टॉप बॉडी क्या है? हमने बोला था सबसे टॉप बॉडी है क्राउन। क्राउन का मतलब है ब्रिटिश किंग होगा या ब्रिटिश क्वीन, इज कॉल्ड क्राउन, राइट। उस क्राउन के नीचे क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके नीचे क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट। उसके नीचे क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके नीचे क्या है? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके नीचे क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके नीचे क्या है? गवर्नर हैं या रेजिडेंट। रेजिडेंट्स का मतलब यह होता है कि एक ब्रिटिश अधिकारी जो रियासतों में राजाओं के यहाँ वाइसराय का या गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होगा। वाइसराय भी नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होगा, इस कॉल रेजिडेंट्स, राइट। इसके नीचे क्या है? फिर वही, इसके नीचे है फैक्टर्स। इसके नीचे हैं राइटर्स, ट्रेडर्स, फैक्टर्स एंड राइटर्स। ट्रेडर्स, फैक्टर्स और इसके नीचे हैं राइटर्स। ये क्रम है। ट्रेडर्स का मतलब है व्यापारी। फैक्टर्स का मतलब है इंचार्ज ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का इंचार्ज। फैक्ट्री का मतलब है जहां, फिर मैं बता रहा हूं, फैक्ट्री का मतलब है जहां वस्तुओं को खरीद कर स्टोर किया जाता है, इस कॉल्ड वेयर हाउस। फैक्ट्री का मतलब उस वक्त उत्पादन केंद्र नहीं, राइट। और राइटर्स का मतलब है जो कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इस कॉल्ड राइटर्स। अब आप देखिए, हेलो, गवर्नर, ट्रेड मोनोपोली इंडेड हो गई। तो ट्रेड मोनोपोली इंडेड हो गई का मतलब है कंपनी शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय हो गई, क्योंकि उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो कंपनी अब व्यापारिक निकाय नहीं रही, कंपनी एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बदल गई। अब आप जरा देखिए, सीओडी के नेचर में एक बदलाव किया गया, चेंज किया गया। और वो चेंज क्या किया गया, राइट। सीओडी में सदस्यों की संख्या को, सीओडी के सदस्यों की संख्या को 24 से, सॉरी, हाँ सही है, 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। सीओडी की संख्या को 24 से घटा के 18 कर दिया गया। और इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजेगा। हेलो, 6 सदस्य। इस 18 में 12 सदस्य सीओडी भेजेगा, 12 सदस्य, माफ कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्य, जिसमें 6 सदस्य कौन भेजेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजेगा। क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर कम हो रही है या नहीं हो रही है? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर बढ़ा दी गई है या नहीं? हाँ, बढ़ा दी गई है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को बढ़ा दिया गया है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को कम कर दिया गया है।
तो 24 से ये संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 18, और इसमें 6 सदस्य कौन भेजेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजेगा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने पॉलिटिकल फंक्शंस को जवाबदेह किसके प्रति होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। माने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो पॉलिटिकल फंक्शन हैं उनकी रिपोर्ट किसको करेगा, बीओसी को, सीओडी को नहीं, सीओडी को नहीं। इसका मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य भेजे जाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से 6 सदस्य भेजे जाएंगे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने पॉलिटिकल फंक्शंस को किसके प्रति जवाबदेह होगा, बीओसी के प्रति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति। तो क्या ऐसा हो रहा है कि भारत पर ब्रिटिश का शासन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और कंपनी का शासन निरंतर कम होता चला जा रहा है, माने कंपनी पर कंट्रोल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश सरकार का। राइट, और उसकी ट्रेड मोनोपोली समाप्ति कर दी गई। तो 1853 के चार्टर एक्ट की पहली बात हमारे पास यही है। दूसरी बात, पहली बात क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर है ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो बढ़ा दी गई, और दूसरा पावर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कम कर दी गई। एक कंबाइंड पैक हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को बढ़ा दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को कम कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड, अच्छा ये बात ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, ऑफिशियली अपॉइंट करेगा कौन, सीओडी अभी भी, बट टेक्निकली कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपनी सीक्रेट कमेटी के माध्यम से एक नाम भेज देगा सीओडी को, और सीओडी उस नाम को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देगा। राइट, दूसरी बात, सिविल सर्वेंट अगर हम देखें तो पहले मर्केंटाइल सर्विस हुआ करती थी, याद है आपको, वाणिज्यिक सेवाएं, लेकिन जब कंपनी स्टेट हो गई, राज्य हो गई, तो मर्केंटाइल सर्विसेज परिवर्तित हो गई कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज में। और कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज को रेगुलराइज्ड किसने किया, रेगुलराइज्ड का मतलब है उनकी टर्म ऑफ कंडीशंस क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, रिटायरमेंट क्या है, पेंशंस क्या है, सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, इन सब को रेगुलराइज्ड किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये सीसीएस है, और यही अगर हम देखेंगे तो आगे चल करके इन्हीं को आईसीएस कहा गया, और आजाद भारत में इसी को क्या कहा गया, आईएएस कहा गया। यही इंपीरियल सिविल सर्विसेज को आजाद भारत में आईएएस कहा गया। तो इस सिविल सेवाओं में आपको जानकर आश्चर्य होगा, शुरुआत से, बर्थ से, कंपनी के जन्म से ही, बर्थ से लेकर के टिल नाउ 1853 तक, टिल नाउ 1853 तक जो सिविल सेवक थे, सिविल सेवक
इनका सिविल सेवकों को नॉमिनेट किया जाता था, इनका नामांकन होता था। अब सोचिए कितना भ्रष्टाचार होगा सिविल सेवाओं में अगर नामांकन होना शुरू हो जाए, नॉमिनेट करना, माने कंपनी के जो अधिकारी हैं वही नॉमिनेट करने लगें, योग्यता संबंधी कितनी विषमताएं मौजूद हो जाएंगी। तो सिविल सेवकों का नामांकन होता था, नॉमिनेट किए जाते थे कंपनी के बर्थ से लेकर के 1853 तक। और 1853 से लेकर के 1858 तक, इन 5 सालों में सिविल सेवकों की भर्ती किसने की? सिविल सेवकों का चयन किया जाता था, सेवकों का चयन किया जाता था, सिलेक्शन। और कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था क्या? सिलेक्शन। और 1858 से लेकर के और टिल 1947 तक, इतने वर्षों तक सिविल सेवकों का चयन का अधिकार जो है किसके पास आ गया? सिविल सेवकों के चयन का अधिकार, चयन का अधिकार ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव के ऑफिस को दे दिया गया। पहली बार इस एक्ट में हमने कहा था क्या? सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की जाएगी। ओपन कंपटीशन फॉर ऑल, मतलब चाहे वो भारत की प्रजा हो, चाहे वो इंग्लैंड की प्रजा हो, तो कोई भी प्रजा अगर सीसीएस में बैठना चाहेगी, सिविल सेवाओं में बैठना चाहेगी, तो उसको ये अधिकार है। हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में ये दोहराया गया था क्या? कि हम रंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इसको धरातल पर आने में 20 वर्ष लग गए। तो देखेंगे हम क्या सबसे खास बात इस एक्ट की क्या है कि सिविल सेवकों के लिए, हम नीचे लिख सकते हैं, सिविल सेवकों के लिए सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, भर्ती के लिए चयन का आधार खुली प्रतियोगिता होगा, ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता होगा। ओपन कंपटीशन के माध्यम से सिविल सेवाओं की भर्ती की जाएगी। और पहला इंडियन जो सिविल सेवाओं में आया वो 1863 में आया, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में पहला इंडियन जो सिविल सर्विसेज में आया वो 1863 में आया, एस.एन. टैगोर। ये टैगोर फैमिली भी सब इंटेलेक्चुअल फैमिली है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? राइट। ये 2 पॉइंट अभी हमने चार्टर एक्ट 1853 में डिस्कस किए हैं। चार्टर एक्ट 1853 का तीसरा पॉइंट, चार्टर एक्ट 1853 का तीसरा, 1853 का तीसरा पॉइंट क्या? गवर्नर जनरल और उसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, राइट। वो विधि सदस्य जिसको पूर्ण सदस्य का दर्जा चार्टर एक्ट 1833 में नहीं दिया गया था, अब उसको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। इसका मतलब अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुल कितने मेंबर हो गए? 4, राइट। तो
तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब 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 एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिस्चार्ज करेगी, कार्यपालिका का कार्य करेगी। कार्यपालिका का काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय देना, जस्टिस देना। तो कार्यपालिका का कार्य करेगी तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4। और जब विधायिका का कार्य करेगी, विधायिका का कार्य करेगी तो सदस्यों की संख्या होगी 4 + 6, या हम कह सकते हैं ये संख्या कितनी होगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्यों की संख्या है +6। तो पहली बार भारत में विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये पहली बार हुआ। मतलब पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राइट? पहली बार। यहां पर मैं कुछ कह रहा हूं, जब भी इतिहास में कुछ पहली बार होगा वो महत्वपूर्ण होगा। तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारी परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है पहली बार विधायिका की नींव पड़ी, और जो गवर्नर जनरल की विधायी कार्यों के लिए विधायिका बनी, उसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो बधाई हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जन्म कब हुआ है? वो हुआ है चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू। चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू विधायिका बनी, उसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। राइट? क्या यहां तक बात स्पष्ट हो गई? तो हम देखेंगे कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। ये यात्रा हमने शुरू की थी कहां से? कि कंपनी रूल के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में कंपनी की गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए समय समय पर रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट आए। रेगुलेटिंग एक्ट तो पहली बार आया, उसके बाद चार्टर एक्ट क्रमशः आए, और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इनके और इनके माध्यम से तो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में यह प्रावधान नहीं था। राइट? और फिर हम देखेंगे कि क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर के ये यात्रा नेक्स्ट पार्ट में होगी। धन्यवाद, नमस्कार।